हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ आप सही होगे और सुरक्षित भी होगे। आज है फ्राइडे, तो हम लेने वाले हैं इकोनॉमी अर्थव्यवस्था का लेक्चर। तो आज हम फ्राइडे लेक्चर में आपको पढ़ाने वाले हैं एमसीक्यू महा चैलेंज क्यूज में इकोनॉमी अर्थव्यवस्था के 30 क्वेश्चन कराएंगे विद इम्पोर्टेंट नोट्स के साथ। ठीक है, तो आज हम इकोनॉमी में लेक्चर 1.1 लेंगे। पहला दिन है, पहला लेक्चर है अर्थव्यवस्था का, और इसमें हम कौन सा टॉपिक कवर कराएंगे? भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलू। इसका लेवल फर्स्ट आज होने वाला है। तो लेवल फर्स्ट के हम 10 क्वेश्चन कराएंगे। आपको आज 3 वीडियो मिलेगी, लेवल 2, लेवल 3 और लेवल फर्स्ट। मॉर्निंग में, दोपहर में और इवनिंग में आपको 3 वीडियो मिलने वाली है, और हम टोटल 30 क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, तो अब आप देखिए पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, कि जो इंडियन इकोनॉमी है वो किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में दिया गया है कि पूंजीवादी, साम्यवादी, स्वतंत्र या मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो इसकी व्याख्या देखिए। व्याख्या में क्या कहता है कि ऐसी अर्थव्यवस्था, ये परिभाषा बता रहा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था की परिभाषा किसे कहते हैं, जिसमें निजी, प्राइवेट एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्र विद्यमान होते हैं। प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों क्षेत्र इसमें विद्यमान होते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख उदाहरण है। ठीक है, ये आपको डेफिनेशन पता लग गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है। अभी मैंने आपको बताया कि मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, अभी डेफिनेशन बताइए, तो इसका आप आसानी से आप इसका उत्तर लगा दोगे। बताइए जल्दी कि क्या आंसर होगा इसका। इसका आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। जिस अर्थव्यवस्था में गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही साथ में मिलकर काम करते हैं, दोनों ही किसी भी देश की इकोनॉमी को बढ़ाते हैं, उस अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, इसमें भी दोबारा आ गया, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र विद्यमान होते हैं। ये रिपीटेशन मैंने आपको कर दिया है क्योंकि आपके अच्छी तरह ये याद हो जाएगा, आप इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा है कि आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है। जो इकोनॉमी लेवल है, इकोनॉमी जो डेवलपमेंट है हमारा, इसके दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो भारत की गिनती किन देशों में होगी? पिछड़े राष्ट्र के रूप में होगी, या विकसित राष्ट्र के रूप में, या विकासशील, या फिर अर्ध विकसित राष्ट्र के रूप में होगी? तो मैं आपको बता दूं, हमारा जो भारत देश है वो एक विकासशील राष्ट्र के रूप में उभर रहा है, अभी विकसित पूर्णतः नहीं हुआ है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब इसकी व्याख्या देखिए। व्याख्या में कहता है कि आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती विकासशील राष्ट्र के रूप में हो रही है, अभी फिलहाल विकासशील है। अभी तो कोविड-19 के कारण और भी नीचे आ गया है, लेकिन हमारी जो इकोनॉमी है वो दिन पे दिन बहुत ही इंक्रीज हो रही है अभी। ठीक है, तो विकासशील देश वह देश है जो कि आर्थिक विकास के प्रारंभिक चरण से गुजर रही है, जहां लोगों की प्रति व्यक्ति आय कम होती है, उसे विकासशील राष्ट्र कहते हैं। हमारी जो प्रति व्यक्ति आय थी पहले, इस कोविड-19 जो रोग है, इससे पहले हमारी 10,000 से 12,000 के समथिंग थी आसपास, और अब तो और भी नीचे आ गई है, पर दिन पे दिन इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, तो सुधर जाएगी धीरे धीरे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फोर्थ कहता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सफल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान दे रहा है। देखिए, कई क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र होता है, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, इनमें अलग अलग सेक्टर एरिया में बटे होते हैं। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो कि हमारी जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद है उसमें बहुत सारे सबसे अधिक योगदान देता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र है जो कि सबसे ज़्यादा योगदान दे रहा है हमारे देश की इकोनॉमी को बढ़ाने में। ठीक है, तो व्याख्या देखिए। भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान है। जो सेवा क्षेत्र है वो तृतीय क्षेत्र में आता है। ये जो हमारी इकोनॉमी है सबसे ज़्यादा सहयोग करता है बढ़ाने के लिए। तो आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार वर्तमान कीमतों पर सकल मूल्यवर्धन जीवीए में कृषि एवं संबंध क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र तथा सेवा क्षेत्र का योगदान 16.5
क्रम से है 16.5%, 29.6% और 25% रहा है। ये आप इसको याद कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां कहता है कि बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज्ड इकोनॉमी वह अर्थव्यवस्था है जिसमें किसको हम बंद अर्थव्यवस्था बोलते हैं। ऑप्शन है कि मुद्रास्फीति पूर्णतः नियंत्रित होती है, उसको हम बंद अर्थव्यवस्था बोलते हैं, या फिर घाटे की वित्त व्यवस्था होती है, या फिर केवल निर्यात होता है, या फिर न तो निर्यात होता है और न आयात होता है। तो इसकी जो डेफिनेशन बन जाएगी कि बंद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, जिसमें न तो निर्यात होता है और न आयात होता है, ना ही इंपोर्ट और ना ही एक्सपोर्ट, खुद आत्मनिर्भर बनते हैं। जैसे कि हमारे नरेंद्र मोदी ने अभी चलाया है आत्मनिर्भर भारत। तो ऐसी किसी भी देश की ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें ना इंपोर्ट हो ना एक्सपोर्ट हो, वो देश आत्मनिर्भर हो, उसी को हम क्लोज इकोनॉमी बोलते हैं। तो व्याख्या देखेगी। व्याख्या क्या कहता है कि एक बंद अर्थव्यवस्था एक प्रकार की अर्थव्यवस्था है जहां वस्तुओं और सेवाओं का आयात और निर्यात नहीं होता है, जिसका अर्थ है कि अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर है। अगर इंपोर्ट ना एक्सपोर्ट हो तो हम क्या कहेंगे कि वो अर्थव्यवस्था इकोनॉमी इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, आत्मनिर्भर है, और बाहरी अर्थशास्त्र से कोई व्यापारिक गतिविधि नहीं है। ऐसी अर्थव्यवस्था का एकमात्र उद्देश्य देश की सीमा के भीतर सभी घरेलू उपभोक्ताओं की जरूरत को पूरा करना है। ठीक है, किसी भी देश में अंदर ही अंदर सारी जो घरेलू उपभोक्ता की जरूरतों की चीज़ें हैं वो देश में अंदर बनती है, और जिसके कारण कि वो ना इंपोर्ट करता है और ना एक्सपोर्ट करता है। ये आपकी क्लोज इकोनॉमी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 6th क्वेश्चन क्या कहता है कि ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता। मैंने अभी बताया है जिसका कोई संबंध नहीं होगा तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों ही नहीं होंगे किसी भी देश के साथ, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ना तो हम समाजवादी बोलेंगे, ना मुक्त अर्थव्यवस्था बोलेंगे, ना मिश्रित बोलेंगे, हम उसको संवर्त बंद अर्थव्यवस्था बोलेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। व्याख्या देखिए। व्याख्या में यही कहा गया है जो मैंने आपको पिछले अभी पढ़ाया है, ये आप दोबारा पढ़ लीजिए, आपके अच्छी तरह ये याद हो जाएगा। ठीक है, इसको पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए, हम भारत को किस रूप में देख सकते हैं। ये 4 ऑप्शन है कि हम किस रूप में भारत को देखा जा सकता है। आप 4 ऑप्शन है, बड़े हैं, टाइम वेस्ट होगा, आप खुद पढ़िए पोज करके, फिर इसका आंसर लगाइए। तो मैं आपको आंसर बताता हूँ। आंसर इसका हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, जहां पर श्रम आपको लेबर ज़्यादा मिलेगी, उस अर्थव्यवस्था के रूप में हम भारत को दे सकते हैं। अगर मैं आपको जनसंख्या के तौर पर बताऊं तो जनसंख्या के लेवल से हमारी जो भारत की स्थिति है वो सेकंड नंबर पे है, पहले नंबर पे चाइना है। तो हमारे यहाँ पर भी लेबर बहुत अच्छे से मिल जाती है, वो भी कम रेट में। तो बहुत सी बाहर की कंपनी होती है जो हमारे यहाँ पर इन प्लांट लगाती है। ठीक है, तो वो क्यों लगाती है, जिससे कि हमारे यहाँ पर लेबर उनको मिल जाए और जो प्रोडक्शन है वो अधिक से अधिक हो, वो भी कम रेट में। ठीक है, तो हम इस रूप में इसको भारत की अर्थव्यवस्था को देख सकते हैं। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए कि भारत में जनसंख्या की अधिकता होने के कारण, मिसप्रिंट है, होने के कारण इसे एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। श्रम आधिक्य मतलब श्रम अधिक है यहाँ पर भारत में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां है कि किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है। देखिए ये पीडीएफ है, आपको शाम को मिला करेगी। 3 लेक्चर कंप्लीट होने के बाद आपको रोज डेली शाम को तीनों की तीनों लेक्चर की जो पीडीएफ है वो एक साथ मिलेगी, और हमारा ITI नगर टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि पीडीएफ सिर्फ आपको वहीं पर मिलेगी। और मैं आपको बता दूं नॉलेज के लिए कि सुबह को आपके जो हमारा ITI नगर चैनल है उस पर क्यूज भी होता है, जिसमें 10 क्वेश्चन मिसलेनियस सब्जेक्ट से होते हैं। वो आपके लिए आप अगर इसको अटैम्प्ट करोगे तो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं कि इसने क्या आगे कहा है कि किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन दिए गए कि प्राकृतिक संसाधन पर, पूंजी निर्माण पर, बाजार का आकार। ये तीनों ही इम्पोर्टेंट होते हैं किसी भी देश की आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। जो तीनों चीज़ें हैं वो अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए इन तीनों चीज़ों पर निर्भर करती है कि वहाँ के संसाधन, प्राकृतिक जो संसाधन है वो कैसे है, पूंजी निर्माण कैसे है, वहाँ पर जो बाजार है कितना बड़ा है, छोटा है। हमारे भारत का बाजार बहुत बड़ा है, हम यहाँ पर बहुत विदेशी चीज़ें बिकती हैं, यहाँ पर खरीदते भी है, उपभोक्ता भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th है कि वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन का अर्थ है वो
लोकल फॉर वोकल, इन्होंने जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन्होंने नारा भी दिया, और लोकल को ग्लोबलाइजेशन करना भी इनका नारा रहा है अब की बार आत्मनिर्भर भारत के अभियान में। तो ग्लोबलाइजेशन का अर्थ पूछ रहा है इसमें कि इसका अर्थ क्या है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो लोकल है वो ग्लोबलाइजेशन के साथ एकीकरण करना, साथ में मिलाकर उसको चलना, जिससे कि लोकल भी आगे चलकर ग्लोबल हो जाए। ठीक है, ये इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस पे एक्सप्लेनेशन देखिए, एक्सप्लेनेशन क्या कहता है कि वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ स्थानीय या क्षेत्रीय वस्तुओं या घटनाओं के विश्व स्तर पर रूपांतरित की प्रक्रिया है। ठीक है, विश्व स्तर पर उसको रूपांतरित करना किसी लोकल चीज को, उसकी प्रक्रिया क्या कहती है, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। इसे एक ऐसी प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए भी उपयोग किया जा सकता है जिसके द्वारा पूरे विश्व के लोग मिलकर एक समाज बनाते हैं तथा एक साथ कार्य करते हैं। यह प्रक्रिया आर्थिक, तकनीकी, सामाजिक, राजनीतिक ताकतों का एक संयोजन है। वैश्वीकरण का उपयोग अक्सर आर्थिक वैश्वीकरण के संदर्भ में किया जाता है, अर्थात व्यापार, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, पूंजी प्रवाह, प्रवास और प्रौद्योगिकी के प्रसार के माध्यम से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में एकीकरण किया जाता है। ठीक है, आपको समझ में आया ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, ये इसका पूर्णतः सार है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन का, वैश्वीकरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 10th क्या कहता है कि वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया से अभिप्राय है। इससे दोबारा घुमा के पूछ लिया कि इससे क्या अभिप्राय है, वो तो परिभाषा हो ही गई, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकल का और ग्लोबलाइजेशन का एकीकरण करना। अब दूसरी परिभाषा पूछ रहा है, दूसरी परिभाषा के तौर पर कह सकते हैं हम किस तरह से हम दूसरे वे में देखें तो हम क्या समझते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका सेकंड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना। जो लोकल के लिए अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल मार्केट है, उसमें बिजनेस है, उसमें अगर कोई बाधा आ रही है उसको समाप्त करना किसी के देश के द्वारा, उसको हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। जैसे बाहर की कंपनी हमारे देश में आना चाहती है, अब हमारी कंपनी किसी बाहर के देश में जाना चाहती है तो वहाँ के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं ट्रेडेशन के लिए, इंटरनेशनल ट्रेडेशन के लिए, वो कम से कम होने चाहिए, बाधाएं समाप्त करना ही ग्लोबलाइजेशन है। तो तभी तो मौका मिलेगा लोकल को। अगर लोकल उनकी डिमांड को पूरा नहीं कर पाएगी तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर लोकल कभी जा ही नहीं सकता। तो बाधाएं कम करने का मकसद यही है कि लोकल भी इंटरनेशनल लेवल पर आ सके। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, ITI नगर को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे का बटन दबाइए, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल सके। ठीक है, तो इसको वीडियो को शेयर कीजिए और उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद जरूर आई होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.